एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक शहर भरतपुर के डीग, जिसे वैसे तो जल महलों का शहर कहा जाता है, लेकिन जब बात किसानों के लिए पानी के इंतजाम की हो तो मौसम कुछ बदल सा जाता है। इस इलाके के किसानों के लिए पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल है और अब कुछ ऐसा हुआ है कि उसमें भी किसान हलकान हैं। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ कृषि में होने वाले नए बदलावों की धुरी बनते जा रहे हैं। इसीलिए शायद सरकार हजारों नए एफपीओ बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार और कृषि से जुड़े तमाम विशेषज्ञ सब लगभग इस बात पर एक मत हैं कि 86% छोटे और सीमांत किसानों वाले इस देश में किसानी और किसानों की किस्मत बदलने के लिए एफपीओ ही एक सफल मॉडल सामने लेकर आ सकते हैं। लेकिन सरकार की चुनौती केवल एफपीओ बनाने तक सीमित नहीं है। ये चुनौती है दरअसल किसानों की जो दशकों या कहें कि पीढ़ियों से खेती करने और खेती की उपज को बेचने की जो परंपरागत विधियां हैं, जो तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव लाने की। क्योंकि किसान बहुत जल्दी इन तौर तरीकों को छोड़ने और नई चीज़ों को समझने और पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। परेशानी तब खड़ी होती है जब एफपीओ और किसान इन नए तौर तरीकों को सीखने लगते हैं, जैसा कि बहुत सारे एफपीओ के साथ हुआ है। लेकिन इसके बाद आने वाली नीतिगत असमंजस और अस्थिरता के कारण वो अपने आप को फिर एक बार वहीं खड़ा पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और ऐसी परिस्थिति एफपीओ मॉडल की सफलता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आमतौर पर किसानों के पास बुआई के समय कई फसलों के विकल्प रहते हैं और किसानों को कई बार असमंजस झेलना पड़ता है कि किस फसल की बुआई की जाए कि भाव अच्छा मिले। लेकिन डीग के किसानों के सामने यह असमंजस नहीं होता। रबी में गेहूं और सरसों के अलावा यहाँ कोई खेती होती नहीं और खरीफ में सिर्फ हरा चारा और बाजरे का विकल्प होता है। इसमें भी सिर्फ सरसों ही है जो उन्हें अच्छा भाव दिलाता है, तो इसलिए यहाँ की करीब 95% खेती सिर्फ सरसों की होती है। कहने को तो यहाँ आसपास में कई तेल मिले हैं, लेकिन किसानों के लिए सरसों बेचने के लिए मंडी के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं होता। मिल में ले जाने पर हमको किसान को एक तो ट्रांसपोर्ट अधिक लगता है, क्योंकि मंडी हमारे नज़दीक है, मिल दूर है थोड़ा सा, और तुलाई का सिस्टम तो लगभग एक जैसा ही है दोनों जगह। दूसरा, वहाँ पर जो लेने वाले होते हैं उन पर विश्वास कैसे किया जाए, उनके विश्वास की वजह से भी लोग थोड़ा हटते हैं सीधे दाने। और यहाँ पर जो मंडियों में है वो पहले से ही लोगों का खुला हुआ बाजार है एक तरह से, और उससे संतुष्ट रहते हैं। अकेले किसान के पास तो मंडी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ काम कर रहे डीग मस्टर्ड एंड व्हीट एफपीसी के लिए मिलों को सीधे किसानों से खरीदी गई सरसों बेचने का विकल्प फायदेमंद हो सकता है। इसके बावजूद एफपीओ भी अपना माल मंडी में ही बेचने को मजबूर है, क्योंकि किसानों के मुताबिक मिल मालिक सीधे उनका माल नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि सरसों का भाव उसमें मौजूद तेल प्रतिशत के आधार पर तय होता है और यह प्रतिशत लैब में जांच के बाद ही पता चलता है। यदि लैब जांच को प्रभावित किया जा सके तो सरसों के भाव कम हो जाते हैं और मिल को काफी फायदा होता है। नील वाले मंडी से न्यू खरीदते हैं, गाँव से न्यू नहीं खरीदते हैं, कि उनके लिए बेनिफिट मंडी से खरीदने बेनिफिट मिलता है उनके लिए। उनका तालमेल है और वे लैब के माध्यम से खरीदते हैं, लैब निकलवाते हैं, लैब के आधार पर उनको पेमेंट मिलता है। और उनको मंडी वाले उनको और नील वालों का उनका आपस में तालमेल होता है। इसलिए जो हमारे जो ग्रामीण व्यापारी हैं, जो उनको डायरेक्ट जो देना चाहते हैं, वे अगर लेना चाहते हैं तो उनको पड़ता नहीं खाता, वे नहीं खरीदते। इसलिए जब पिछले साल डीग एफपीओ के किसानों को यह पता चला कि उनके पास सरसों बेचने का एक विकल्प वायदा बाजार के रूप में भी मौजूद है, तो पिछले साल उन्होंने सरसों के पुट ऑप्शन के माध्यम से अपना मूल्य जोखिम बचाया और एमएसपी से काफी ऊपर के भाव पर अपना माल बेचने में सफल रहे। उसी अनुभव के आधार पर इस बार भी एफपीओ ने किसानों से सरसों खरीदकर
उसे वायदा बाजार में बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी पिछले साल अक्टूबर में सरसों के वायदा पर रोक लग गई, जिसके कारण डीग एफपीओ के किसानों के पास मंडी में माल बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। इस बार ये अनुभव रहा कि मार्केटिंग एफपीओ के लिए ऑप्शन दिया था कि हम एनसीडेक्स में एफपीओ के लिए जो किसानों का माल लिया आएगा उसको हम एनसीडेक्स के लिए दे देंगे, मगर आपके एनसीडेक्स पर रोक लगा दी गई और हमारे किसानों का जो सरसों था वो रखा रह गया, जो हमको देकर वो हमें एनसीडेक्स के लिए देना था, क्योंकि वो बंद कर दिया गया था। तो इसके लिए इनको लिए भारी नुकसान हुआ एनसीडेक्स के बंद होने से। जो उन्होंने सरसों भारी नुकसान मतलब किस तरह से? भारी नुकसान ये हुआ कि भाव जो मिलना था इन्होंने हमारे भरोसे एनसीडेक्स पर देंगे, ठीक भाव मिलेगा, मगर उस टाइम एनसीडेक्स बंद होने से मंडी के भाव तक डाउन हो गए, तो ये बढ़े हुए भाव पे भी नहीं बेच पाए। डीग के किसानों की नजर वायदा भाव पर लगी थी, जो हाजिर भाव के लगातार आगे बढ़ने के कारण आगे के महीनों में बढ़ रही थी। किसान अपना माल बेचने के लिए सही समय और भाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब भाव 8,000 के पास पहुंचा और किसानों ने तय किया कि उन्हें अपना माल बेच देना चाहिए, तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक अच्छा भाव हासिल करने के उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। गत वर्ष ऐसा हुआ साहब, हमने सरसों रोक के रखी थी, बादा के भाव बढ़ते रहे, ये बोलते रहे बादे के भाव पे खरीदेंगे, बढ़ते रहे, लास्ट में बादा बंद कर दिया, खरीद बंद हो गई, इधर मंडी का भी भाव गिर गया, मिल का भी भाव गिर गया, हमको इस वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। आखिरकार किसानों को अपना सरसों मजबूरी में 5,500 रुपए के इर्द गिर्द बेचना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने भारी नुकसान उठाया। ऐसे में अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार एक बार फिर सरसों का वायदा कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेगी, जिससे उनके पास अपनी फसल बेचने का एक और प्रभावी विकल्प उपलब्ध होगा। डीग एफपीओ ने अपने सदस्य किसानों में जागरूकता फैलाने और कृषि के नए तौर तरीकों से परिचित कराने के लिए भी अनेक प्रयास शुरू किए हैं। हमारे एफपीओ के चाहे सीओ हो चाहे बीओडी हो, उनकी जो ट्रेनिंग आयोजित होती हैं उन ट्रेनिंगों में भाग लेते हैं और वहाँ से जो कुछ भी नया सर्च हुआ है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको हम एक बोर्ड मीटिंग जो प्रति महीने होती है एफपीओ की उसमें शेयर करते हैं। और जो हमारे किसान क्लब और एक किसान अभिरुचि ग्रुप होते हैं उनमें हम हमारे अध्यक्ष और होते हैं गांव-गांव में अलग-अलग, तो उनके माध्यम से उनकी जानकारी उन सब किसानों तक पहुंच जाती है। हाल फिलहाल में अभी हमने फूलपुर प्रयागराज में जो अपने नैनो यूरिया जो लॉन्च हुआ है सरकार के द्वारा, जो इससे नैनो यूरिया का काफ़ी फ़ायदा भी है, क्योंकि ये एक गट्टे के बराबर उसमें बोतल में रखा हुआ है और उसमें कीमत 2 से 40 रुपये। दूसरी चीज़, उसको देने से खेत में ज़मीन भी ख़राब नहीं होती है, पानी की बचत होती है, इधर में किसान की जो बार में आधी नाइट्रोजन वेस्टेज चली जाती है हवा में, उसकी भी बचत होती है। तो ऐसी ये सारी जानकारियाँ हमारे एफपीओ के माध्यम से किसान सदस्यों तक जल्द ही मैसेज के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से पहुंच जाती हैं। ये एफपीओ की तरफ से ये किसान कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो वो होती है मीटिंग, वहाँ जाते हैं। महिला मंडल जाता है, करनाल तक गए, महिलाएं गई थी हमारे गांव से, वहाँ गई, करनाल गई थी। और जो कुछ भी मीटिंग होती है कृषि विज्ञान केंद्र पे होती हैं, वहाँ किसान जाते हैं, वहाँ हमें जानकारी मिलती है, वहाँ से बीज की सुविधा मिलती है, बीज वितरण होता है, वहाँ से लाते हैं। अपने छोटे किसानों की मदद के लिए डीग एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर भी शुरू किया है, जिससे उन्हें बाजार दर से नीचे और समय पर जरूरी मशीनों की आपूर्ति हो जाती है। इसी मार्च के महीने से हमारे यहाँ कस्टम हायर सेंटर आया हुआ है, उसमें ट्रैक्टर है और जो लेवलर है और ये रूटावेटर है और जो कि कल्टीवेटर है और जो बुवाई की मशीन है, ये सारा सामान है। और हम इसके माध्यम से जो किसानों के लिए सस्ती दर पर जो है कि सुविधाएँ देते हैं। कस्टम हायरिंग में हमारे एफपीओ के लिए जो कस्टमर ने दिया, इसमें एक तो ट्रैक्टर है, दूसरा रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और बंड फार्मर और एक लैंड लेवलर, 5 चीज़ इसके साथ मिली हैं, जो 10 लाख रुपए का बनता है। इसमें 80% सब्सिडी जो 4 साल बाद सबमिट इसमें होगी। और हमारे जो किसान सदस्य हैं उन विशेषकर उनके काम के लिए ही ये दिया गया है। तो उनका जो हम काम करेंगे, तो प्राइवेट जो लोग ये काम कराते हैं ट्रैक्टर वालों से, तो ये उनका एक तो बढ़िया क्वालिटी का काम भी नहीं करते हैं, दूसरी बात मनमानी रेट भी लेते हैं।
तो हमने जो रेट पहले से निर्धारित की हुई है तो वो वाजिब रेट इन पर लगेंगी, और दूसरी चीज़ सही काम होगा, अच्छी क्वालिटी का, जिनसे इनकी पैदावार में बढ़ने की संभावना पूरी होगी। हालांकि सच यह भी है कि इन सब प्रयासों का मूल यही है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सके, और यह तभी संभव हो सकता है यदि मंडी पर उनकी निर्भरता खत्म हो। डीग एफपीओ के किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि उनकी एकमात्र फसल में वायदा कारोबार अब उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का एकमात्र अवलंब सरसों के वायदा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू किए जाने पर ही टिक गई है। डीग व्हीट एंड मस्टर्ड एफपीओ की किसानों की आमदनी का लगभग 95% हिस्सा सरसों की खेती और उसे बेचने से आता है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनके पास स्थानीय मंडी के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपना माल बेच सकें। पिछले साल वायदा में सरसों कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ था, लेकिन इस साल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के कारण वो साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस एफपीओ के किसानों की मांग केवल ये है कि उन्हें कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से एक तो उन्हें अपने सरसों का एक बेंचमार्क भाव यानी मानक भाव पता चल सके, और दूसरा उन्हें अपने सरसों की कीमत में होने वाले जो जोखिम है उसको हेज करने का जरिया मिल सके। राजस्थान में भरतपुर के डीग से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात।